बच्चों, रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान का अंतिम टॉपिक स्टोइकियोमेट्रिक गणनाओं का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। पिछले भाग में मैंने आपको दो प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे। मैं आशा करता हूं मेरे सभी बच्चों ने किए होंगे। कुछ बच्चों के मैसेज भी मेरे पास आए हैं कि उन्हें इन प्रश्नों को हल करने में थोड़ी थोड़ी समस्या आ रही थी। मैं पुनः आपको बताऊंगा। उनके मैसेजों का मैंने जवाब भी दिया है। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था कि सर इन प्रश्नों को सही तरह समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको दोबारा समझाता हूं इन प्रश्नों को, आप पुनः हल करने का प्रयास करें। सबसे पहले बेटा मैं वो संबंध दोबारा लिख दे रहा हूं जो आपको मालूम होना चाहिए। 1 मोल इक्वल टू 1 ग्राम अणु इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल और 22.4 लीटर वॉल्यूम और मॉलिक्यूलर वेट अणुभार। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक हमने और भी बताया था सूत्र आपको बेटा, मोल इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये भी याद रखना है सूत्र। उपरोक्त दो सूत्रों का व्यापक यूज होता है बेटा। चलिए ये वाला प्रश्न करते हैं। 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन से दहन करना है। सबसे पहला प्रश्न बेटा हम दहन की समीकरण लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दहन की समीकरण लिखें बच्चों। कार्बन को ऑक्सीजन से दहन कर रहे हैं, CO2 बनेगा। दहन की समीकरण लिख गई। सामान्यतः सभी प्रश्नों को मोल पे खत्म करने का प्रयास करना है। थोड़ा लंबा भी हो सकता है। जब आप एक पैटर्न अपनाएंगे तो आसान हो जाएगा। प्रश्न क्या है? 1 मोल। पहले इसके मोल से लिख लें हम। इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल है। मोल तो बराबर है। हमें निकालना है 1 मोल से वो 16 ग्राम O2 से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं बेटा? 16 ग्राम O2 से। तो पहले इस 16 ग्राम O2 को भी हम मोल में बदल लें। 16 ग्राम O2 में मोल निकाल लेते हैं बेटा। मोल यानी ग्राम में भार 16। अणुभार कितना O2 का? 16 धन 16 बराबर 32, यानी कि 0.5 मोल। अब हमारा प्रश्न आसान हो गया। प्रश्न बदल गया। अब 1 मोल C को 0.5 मोल O2 से दहन कर रहे हैं। अब मोल पे खत्म कर दिया हमने अभी। अब हमारा हो गया। अब कोई बात ही नहीं है। देखते बेटा, C से O2 से CO2 निकालना है ना। हम क्या लिखें? 1 मोल O2 बराबर 1 मोल CO2। ये तो हम जान ही रहे हैं ना। 1 मोल O2 बराबर 1 मोल CO2। देयरफॉर 0.5 मोल O2 है हमारे पास, तो 0.5 मोल CO2 हो गया। अब हमें CO2 के मोल मिल गए। अब इसका हम आयतन, भार कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मोल तो हमें मिल ही गए। आयतन निकालें। हम जानते हैं 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। हम लिखेंगे 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। तो कितने मोल है हमारे? 0.5 मोल है। तो 0.5 गुणा 22.4 यानी आ गया 11.2 लीटर CO2 प्राप्त होगी। दूसरा उत्तर हो गया हमारा बेटा। तीसरा उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न तीसरा दिया है, भार निकालना है। तो भार हम जानते हैं, भार बराबर क्या होता है? मोल, यहां से मोल गुणा मॉलिक्यूलर मास। किसका भार निकालना है हमें? CO2 का निकालना है। मोल कितने आ गए? 0.5। मॉलिक्यूलर मास C का 12, 2O का 32, मिलके हो गया 44 गुणा 44, उत्तर हुआ 22।
कितना होगा बेटा? 22 ग्राम। तो हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अब प्रश्न क्या था? एक मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन से दहन कर रहे हैं, कितना CO2 प्राप्त होगा? हम बता सकते हैं। पहले हमने मोल की कॉमन रिएक्शन लिखी, इसके मोल निकाल लिए हमने पहले। ज्यादातर प्रश्नों को मोल पे खत्म करने से आपको एक क्रम याद हो जाएगा, उसी क्रम में सारे प्रश्न हल होते जाएंगे। इस सूत्र को याद रखना है आपको। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए बेटा। अगला प्रश्न था बेटा आपका, प्रश्न था इथाइन दिया है, 15 ग्राम को दहन करना है और CO2 का भार व आयतन ज्ञात करना है। फिर वही, पहले हम इथाइन के दहन की समीकरण लिखेंगे। सूत्र क्या दिया है बेटा? C2H4, दहन यानी कि रिएक्शन ऑफ O2। फिर वही, जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 2 CO2, और जितने हाइड्रोजन है उससे आधे जल के अणु यानी कि 2 H2O। ऑक्सीजन कुल मिलाकर कितने हो गए आपके? अब बेटा ये इथाइन का सूत्र गलत लिखा है, यहां पे पहले भी गलत हो गया। C2H2 होता है, पिछले एक वीडियो में भी दिखाया गया था। C2H2 होता है, C2H2। सूत्र क्या है इथाइन का? C2H2। पिछले में भी सुधार लेना बेटा, पिछला वीडियो जो था वो C2H4 लिखा था शायद, उसमें देखते हैं। तब H2O एक ही बनेगा अब तो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हो गए? 5। हमने आपको बताया था यदि ऑक्सीजन विषम हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा? विषम संख्या में ऑक्सीजन हो जाते हैं, वो संख्या पूरी लिख देना है और सब में 2 का गुणा कर देना है। अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई। देखो कैसे हो गई? कार्बन 4 है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 10 है, तो ऑक्सीजन 10 हो गए हैं। अब हम लिख दें, मोल पे ज्यादातर समीकरण लिखना है। 1 मोल 5 मोल, एक नहीं 2 मोल है बेटा, है ना? 2 मोल 5 मोल 4 मोल। इनकी भौतिक अवस्था क्या है? सबकी गैस है। ये मोल मिल गया। प्रश्न में जो इथाइन दिया है उसके भार को भी हम मोल में बदल लेंगे। मोल इक्वल टू क्या होता है? ग्राम में भार। तो अगर हम निकालें 2 कार्बन का 24, 2 हाइड्रोजन का 2, यानी आ गया 26। कितना आ गया बेटा? 26 आ गया। उत्तर कितना हुआ? ग्राम में भार कितना दिया? 15, और अणुभार दिया है 26। कितना हुआ बेटा? इसको निकाल लेते हैं। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 26 5 टाइम गया 130 हुआ, 20 बचा और एक 0 लिखा, 7 टाइम गया, यानी 0.57 मोल। ये इसके मोल आ गए हैं, इथाइन के मोल आ गए हैं इसके। ठीक है ना बेटा? अब हम इसको आगे करें। मोल मिल गया, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। मोल से हम क्या निकालना है? भार निकालना है और आयतन निकालना। तो हम जानते हैं मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमें वेट निकालना है, तो मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल कितने आ गए? 0.57, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका बेटा? 26। इसको कैलकुलेशन कर लेना आप। 26 जो भी आंसर आएगा वो ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक इसी प्रकार हमें क्या और निकालना है, आयतन निकालना है। हम जानते हैं 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर। कितने मोल है, 0.57 मोल इक्वल टू 0.57 इंटू 22.4। आंसर जो आएगा उतना लीटर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आयतन हो जाएगा। ये प्रश्न भी हो गया आसानी से कि मोल से हम आयतन, भार कुछ भी निकाल सकते हैं बेटा। इन प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए। आपका जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन थी उसका पहला भाग आपको अब समझ में आ रहा है। इसका एक दूसरा भाग और है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उस भाग में हम क्या करेंगे, अभी तक रासायनिक अभिक्रिया में हम एक पदार्थ की अभिक्रिया करवा रहे थे। अब हम रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियाएं करवाएंगे। जब हम दो पदार्थ लेंगे तो उसमें 3 संभावनाएं हैं। क्या क्या संभावना बेटा, यदि हम A2 और B2 का अलग अलग, इसका 5 लीटर ले लें और इसका 3 लीटर ले लें, इनकी रासायनिक अभिक्रिया करवाएं, तो इनमें 3 संभावनाएं हैं। A पूरा खत्म हो जाए और A क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, यूज हो गया, A का उपयोग हो जाए, A का पूर्ण उपयोग हो जाए, और B शेष बच सकता है। एक इससे उल्टा हो सकता है, B का उपयोग हो जाए, A शेष बच सकता है, अथवा दोनों पदार्थ पूरे यूज हो सकते हैं। 3 संभावनाएं। तो बेटा सामान्यतः हमें ये वाले सवाल करने हैं जिसमें दो पदार्थों में से एक पदार्थ उपयोग हो जाएगा पूरा और दूसरा पदार्थ शेष बचेगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ पूरा उपयोग हो जाता है उस पूरे उपयोग पदार्थ को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, जब भी हम कोई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे, उस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का पूर्णतः यूज हो जाएगा वह पदार्थ सीमांत अभिकर्मक कहलाएगा। ठीक है नहीं। अगले प्रश्न में हमें सीमांत अभिकर्मकों की गणना करनी है। जैसे प्रश्न है 2 लीटर हाइड्रोजन एवं 6 लीटर, 6 की जगह हम 4 लिख देते, 4 लीटर अमोनिया, इनको एक पात्र में मिला दिया। 2 लीटर हाइड्रोजन और 4 लीटर अमोनिया को एक पात्र में मिला दिया, रासायनिक अभिक्रियाएं करवा दी। इनमें कौन सा पदार्थ कंज्यूम हो जाएगा, यानी कौन सा पदार्थ समाप्त हो जाएगा? जो समाप्त हो जाएगा वो सीमांत है। हम पहले अभिक्रिया लिख दें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जो है अमोनिया की जगह बेटा नाइट्रोजन लिख लें। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इस तरह रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। 2NH3। इसमें हम देखें अगर 1 वॉल्यूम H2 को कंज्यूम करने के लिए 3 वॉल्यूम N2 लगता है। 1 वॉल्यूम H2 को कंज्यूम करने के लिए 3 वॉल्यूम H2 लगता है। हमारे पास यानी कि इनका रेशो कितना है, 1:3 है। हमारे पास 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, 2 वॉल्यूम H2 को कंज्यूम करने के लिए 6 वॉल्यूम लगेगा बेटा N2। हमारे पास N2 है कितना, 4 वॉल्यूम है। आवश्यकता कितने की पड़ेगी, 6 की पड़ेगी, यानी ये पहले ही खत्म हो जाएगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकर्मक कम मात्रा में होता है, अर्थात जो अभिक्रिया के बीच में ही खत्म हो जाता है, उस रासायनिक अभिकर्मक को हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। सीमांत अभिकर्मक के संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न है उन प्रश्नों को हम अगले कालांश में बताएंगे और वह आपकी रसायन की मूल अवधारणाओं का अंतिम कालांश होगा। उसके बाद मैं उपरोक्त कालांश का एक रिवीजन टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगा।